कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के झा। डॉक्टर एस के झा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर देहरादून से हमारे बीच आए हैं और आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है लू लगना, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर झा, गर्मियां अपने चरम पर हैं और यदि हम खास तौर से उत्तराखंड की बात करें और उसमें भी देहरादून की बात करें तो ऐसी परिस्थितियां कई सालों बाद देखने में आ रही हैं। इस मौसम में गर्मी से जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं शारीरिक, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें आम तौर पर कहा जाता है कि लू लग गई है, लू से बचना चाहिए। तो ये लू जैसी परिस्थिति क्या है, ये क्यों आ जाती है, और अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये क्या है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये हीट स्ट्रोक है, मतलब जिसको आप आमतया सामान्य भाषा में लू लगना बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि जो तापमान है जो सामान्य से काफ़ी हाई हो जाना, निश्चित रूप से ये शरीर को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। एक तो गर्मी में ऑलरेडी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और लू उस कंडीशन से भी आगे की कंडीशन है जहाँ की आपको वाटर डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन जिसको सामान्य भाषा में बोलें तो वो आपके शरीर की पानी का मात्रा काफ़ी हद तक लो हो जाना, ये एक खतरनाक कंडीशन है। क्योंकि केवल पानी ही नहीं, जब आप हीट स्ट्रोक की बात करेंगे तो मिनरल्स, वाटर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे शरीर में जीवन के लिए सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, जिसके होने से ही हमारे शरीर का संचालन होता है, तो वो भी कम हो जाता है। तो ये कोई निश्चित तापमान से ऊपर की परिस्थितियां हैं? निश्चित रूप से यदि आप लू लगने को ऐसे टर्मिनोलॉजी में देखें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 36.7 डिग्री सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर, और यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.7 तक हमारा मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यदि उससे 39.5 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो हम उसको हीट स्ट्रोक की संज्ञा देते हैं। और जो अभी जो तापमान चल रहा है वो केवल हम लोग एक्सटर्नल तापमान को रीडिंग करते हैं या जो न्यूज़पेपर में फ्लैश आउट होता है, मगर आप फील करेंगे कि जो आपका घर का तापमान होता है वो उससे भी अधिक होता है, क्योंकि वो रेडिएशनल वेव भी इंक्लूड हो जाता है जो कि मकान का हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसलिए वो दोनों चीजें हैं। तो निश्चित रूप से ये हीट स्ट्रोक जो है कि एक 39 डिग्री सी के आसपास में सामान्यतः पाया जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मौसम है ये इसके लिए काफी मुफीद है और इस दौरान हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा है, सर्वाधिक है। जी 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 बिल्कुल। तो इसके कारण क्या है, क्या ऐसा हो जाता है शरीर में? इसका कारण ये है कि हीट स्ट्रोक बढ़ रहा है तो आपके सामान्य जितने भी जो आपके जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो कि एक निश्चित तापमान पे मेंटेन रहते हैं, तो वो उसको और अधिक इवेपोरेट हो जाता है या निकल जाना आपके शरीर से थ्रू परस्पिरेशन या स्वेटिंग या इस तरह से। तो जो बॉडी की मेंटेनेंस जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो कम हो जाना, तो कोशिकाओं का संचालन उससे बाधित हो जाती है। तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारा चीज आप लेते हो, मगर ये जो अब अचानक से आपने फील नहीं किया या आप उसको महसूस नहीं किया तो ये आपके शरीर को, कोशिकाओं को डैमेज पहुंचा सकती है। तो लू के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो क्या है डॉक्टर एस के झा? लू के जो प्रारंभिक लक्षण ये हैं कि शरीर में एक थकान सा महसूस होना, फेंट, या फिर एक आपकी जो शरीर की एक्टिविटी है वो स्लगिश हो जाना, बाधित हो जाना, ये एक प्रारंभिक लक्षण है। जैसे आप बोलते हैं कि चक्कर खा के गिर गया, तो ये भी एक लू के ही लक्षण है। क्या इसमें भ्रम की स्थिति भी होती है, डिजीनेस हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि सारी कोशिकाओं के संचालन के लिए आपकी बॉडी फ्लूइड्स की आवश्यकता है, तो वो हर जगह कम होता है, कंफ्यूजनल स्टेट आ जाती है। तो चूंकि यदि किसी भी वजह से आपने पानी इंटेक कम किया और आप हीट स्ट्रोक में पड़ गए तो कंफ्यूजनल स्टेट जरूर निश्चित रूप से आ जाती है, भ्रम की स्थिति आ जाती है। आमतौर पर गर्मी ज्यादा होने पे सिर दर्द या ऐंठन या कमजोरी जैसे लक्षण भी होते हैं और जी मिचलाना भी कहते हैं। जी तो जी, क्या इनको भी इस श्रेणी में रख सकते हैं? जी निश्चित रूप से ये सारी इसी श्रेणी के हैं। जी मचलाना, ऐंठन आना या क्रैम्प्स या फिर लेग क्रैम्प्स या शरीर में अत्यधिक कमजोरी फील करना, सडन वीकनेस फील करना, बार बार मुंह सूखना, पसीना ज्यादा आना। क्या इसमें दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है? दिल की धड़कन निश्चित रूप से तेज हो सकती है, क्योंकि दिल की धड़कन उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट को ज्यादा उसको करना पड़ सकता है। मगर
मगर यदि एक स्टेज इसमें ऐसा भी आ सकता है कि यदि फटीग हो गया आदमी तो थोड़ा सा ब्रैडिकार्डिया भी कभी कभी मिलती है, मतलब दिल की धड़कन कम भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है। घरेलू उपचार यदि हम प्राथमिक तौर पर करना चाहें तो वो क्या हो सकता है? देखिए, घरेलू उपचार यदि आप करना चाहें तो सबसे साधारण और सरल उपाय यही है कि आप नमक चीनी का घोल, नहीं तो ओआरएस, नहीं तो नारियल पानी, नहीं तो कोई भी फ्लूइड, जो फ्लूइड आप समझते हैं, जूस हो चाहे पानी, सबसे साधारण चीज है जो आप नमक पानी के घोल के रूप में लें। अब बहुत सारे लोग इसमें ग्लूकोज पी लेते हैं, वो उससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप नमक चीनी का घोल या ओआरएस लें, क्योंकि नमक भी निकल रहा है तो केवल ग्लूकोज लेने से उसको आपूर्ति नहीं कर सकते। तो आपको निश्चित रूप से जो लेना है वो नमक मिश्रित चीनी या शर्करा की मात्रा लेनी। जी, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स हमें की कमी जी दूर करना है। जी जी। ये तो आपने प्राथमिक उपचार की बात करी, और यदि इससे भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? देखिए, यदि ये स्थिति 1 से 2 घंटे में रिकवर नहीं होती है और लगता है कि पेशेंट जो है या जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको यदि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करना होगा, क्योंकि ये एसेस करना होगा कि फ्लूइड की मात्रा क्या अत्यधिक कम तो नहीं हो गई। जैसे उसका कैसे आप पता करें, जैसे कि पेशाब कम आना, यूरिन कम होना, या फिर वो फटीगनेस पानी या ओआरएस ले लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। शायद माइट भी कभी आईवी फ्लूइड्स की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसे संपर्क करना पड़ेगा। ये कितने दिन में ठीक होने की संभावना नहीं, है? क्या धीरे धीरे रिकवर करता है नहीं, यदि बहुत ज्यादा डिले ना हुआ हो तो ये मैक्सिमम 24 to 36 आवर में रिस्पॉन्ड कर जाता है। ये मैं एक अत्यधिक जो सीवियर केस की बात कर रहा हूँ, मगर यदि सपोज करें कि थोड़ा सा है तो 6 to 12 आवर में रिकवर हो जाता है। इसमें क्योंकि शरीर गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, तो क्या ठंडे पानी की जो पट्टियां रखी जाती हैं वो मददगार साबित हो सकती हैं? मददगार साबित हो सकती हैं। आप किसी भी तरीके से बॉडी हीट को कम कर सकते हैं, मगर एक चीज खास करके हमें ध्यान रखना होगा कि एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड दोनों से एक साथ ही आप नहीं कर सकते, तो ग्रेजुअल प्रोसेस में करना चाहिए। जैसे सर पे पट्टी रख सकते हैं या स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग, अब जैसे कि गर्म हो गया तो क्या आइस का प्रयोग बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए, आइस मिक्सित पानी का स्पॉन्जिंग कर सकते हैं आप। आमतौर पर किन लोगों को लू लगने की संभावना ज्यादा रहती है डॉक्टर झा? देखिए, 3 तरह की कैटेगरी हैं, जैसे कि छोटे बच्चे बिलो 5 ईयर और एबव 60 ईयर, और तीसरी कैटेगरी है जो किसी भी तरह की डिजीज से सफर कर रहे हो, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि किडनी डिजीज है, या किसी को कैंसर है। ऐसे पेशेंट जो अन्य रोगों से पहले से ग्रसित थे और उनको अब हो गया, या फिर जिनको किसी को डायरिया डिहाइड्रेशन था और वो फिर लू का शिकार हो गया, तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादा संभावना रहेगी। और ऐसे कैटेगरी जिसको कि मान लीजिए कि पेट में इन्फेक्शन या कुछ ऐसी बातें थी, ऐसी कैटेगरी भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में हो और फिर आपको लू लग गई। तीसरा जो कंडीशन है बच्चों का, कि बच्चे, छोटे बच्चे, उसकी चूंकि बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से जो स्वेटिंग हो जाएगी या उसको लू लगने की संभावना उसका रिजर्व कम है, या फिर ओल्ड एज, तो ये कैटेगरी खास करके है। मगर जो अभी टेम्परेचर चल रहा है, मैं तो सभी लोगों को राय दूंगा कि अत्यधिक हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ ना कुछ अपना उपाय करें। अब इन उपायों पर चर्चा करते हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है। कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे डॉक्टर झा? निश्चित रूप से आपने सही बोला कि कैसे हम इसको बचाव करें। हमें बचाव करना होगा कि हम हीट स्ट्रोक या जो लू लग रही है तो उसमें हम कम से कम सन रे के एक्सपोजर में कम आए, पहला तो ये। दूसरा, आप जितना भी अम्ब्रेलाज या ऐसा चीज समझते हैं। थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा मैं जरूरी समझता हूँ कि एक बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि पानी कम पीना। पानी का सेवन निश्चित रूप से खूब करें। बहुत सारे फ्रूट्स, एक कुदरत ने कंट्रास्ट दे रखा है कि लू में सबसे ज्यादा पानी देने वाले फल या सब्जियां होती हैं, तो उन सब चीजों का सेवन, जैसे कि आपके तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये इस मौसम में बहुतायत में मिलते हैं, तो उन सब चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। पानी की मात्रा का सेवन ज्यादा कर सकते हैं। ओआरएस, निश्चित रूप से होममेड ओआरएस हो या ओआरएस भी ऐसे आप सेवन कर सकते हैं। और गर्मी से बचने के लिए कुछ भी, यदि छाता नहीं भी हो तो पगड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप लगा सकते हैं ऐसा। या फिर आप चल ही रहे हो या आपको चलना मजबूरी है तो कुछ ऐसा छांव मिल जाए तो कुछ ब्रेक ले लेके कर सकते हैं। आमतौर पर इस मौसम में लोग पर्यटन के लिए निकलते हैं
और इस समय देश के विभिन्न कोनों में लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। जी जी। और स्कूलों की भी छुट्टियां हैं, तो इसलिए अधिकांश लोग पर्यटन के लिए निकलते हैं। जो हमारे 4 धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की चेतावनी आप देना चाहते हैं, और जो अन्य राज्यों में घूमने के लिए जा रहे हैं, खास तौर से जो उत्तरी भारत के या मध्य भारत में जो स्थान है वहाँ पर इस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या सलाह है? मेरी सलाह तो ये 3-4 मुख्यतया बातों पे है। जो पहला हम लोगों ने बोला कि हम पानी की मात्रा का सेवन करें, मगर एक चीज़ और, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो कहीं इन्फेक्शन या कोई ऐसी बात ना हो तो स्ट्रीट फूड्स यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। कोई बाहर में ऐसा कोई खाद्य पदार्थ रखा हो जो कि प्रॉपरली ढका हुआ ना हो तो उसको मना करना है हमने। तीसरा ये है कि हम बासी खाना ना खाएं। हम यदि लोकल भी रह रहे हो तो बासी खाना ना खाएं। चौथा, यदि कहीं न कहीं पानी उबालने की व्यवस्था हो या फिर पानी ऐसा सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग जिसको आप बोलते हैं, और सैनिटाइजेशन, ये एक हाथ धो लेना कम से कम कहीं आप जा रहे हो, ये महत्वपूर्ण चीजें होंगी। और जितना भी वाटर रिलेटेड फूड्स है उसको आप खा सकते हो। बेसिकली फ्रूट्स और ऐसी चीजों पे जोर रहना चाहिए बजाय स्ट्रीट फूड्स के, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि यात्रा में आप जा रहे हो, तबीयत खराब हो गई, एक तो लू लगने की संभावना रहेगी, हीट स्ट्रोक की संभावना रहेगी, फिर इन्फेक्शन का शिकार ना आप हो जाओ, तो उन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। जी, आपने कहा कि 3 कैटेगरीज हैं और उसमें खास तौर से हम जो छोटे बच्चे हैं उनका खास तौर से ध्यान रखें, और आपने बुजुर्गों की बात की, 60 वर्ष से ऊपर की जो आयु वाले हैं, और तीसरी कैटेगरी आपने बताई कि जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है, उनके लिए भी आपने बताया, या पेट संबंधी कोई विकार है, खास तौर से इन्फेक्शन हैं तो उनको संभावना ज्यादा है। जी। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है डॉक्टर झा। जी, निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और ऐसे केसेस में हमें तुरंत इमीडिएट सारा एक्शन लेना चाहिए। हम जैसे कि वेट ना करें, जैसे कि हम बहुत सारे पेशेंट देखते रहते हैं, हीट स्ट्रोक भी हो गया, दस्त भी हो रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटे बच्चों की माँ, बहुत सारे लोग तो अलर्ट हैं, बहुत सारे लोग अलर्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से वो होममेड कुछ प्रिपरेशंस दे सकते हैं। बुजुर्गों में भी बहुत सारा हम लोग देखते हैं कितनी बार की घर के लोग या अटेंडेंट कोई नहीं होते हैं साथ में, वो बुजुर्ग अकेले ओपीडीज में आ जाते हैं दिखाने के लिए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का केयर करना पड़ेगा। जो डिजीज पर्सनैलिटी है उनको भी साथ में एक कोई अकम्पनी वाला आदमी चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन ना हो, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ऐसी तमाम चीज़ों की जरूरत होती है, तो ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर भी यदि मान लीजिए कि होम मेड से ना हो तो निकटस्थ अस्पताल में कहीं भी निश्चित रूप से किसी भी चिकित्सक को संपर्क करके उचित उपचार लेना चाहिए। डॉक्टर एस के झा, दिन का समय खास तौर से जो दोपहरी है जिसे हम कहते हैं, उसमें तापमान ज्यादा रहता है, और ऐसे में अगर आवश्यक ना हो तो घर से ना ही निकले। घर से ना ही निकले बहुत बेहतर उपाय है। यदि आपको आवश्यक कोई काम ऐसा ना हो जो आपके जाने की जरूरत ना हो तो ना निकला जाए, निश्चित रूप से ना निकला जाए। बच्चे बहुत बार आप देखते होंगे कि हम लोग भी डे टू डे कंडीशन में फेस करते हैं, 3-4 बजे निकल जाते हैं खेलने के लिए। थोड़ा सा शाम ढले तो खेलने जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम लोग एक और चीज झेल रहे हैं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हीट स्ट्रोक पहले के जमाने में भी हुआ करते थे, पेड़ ज्यादा हुआ करते थे। अब वो कंडीशन बहुत, हमारी पेड़ों की संख्या शहरों में कम होती जा रही है, मकान ज्यादा बन रहे हैं, तो जो रेडिएशनल वेव ऑफ होम्स या कंक्रीट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एसी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसका भी फैक्टर है। जो बाहर उत्सर्जन हो रहा है, टेम्परेचर जो इजाफा हो रहा है, तो गाड़ियों की संख्या भी गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा हो, तो इसलिए आपको इन सब चीजों को दीर्घकालिक उपाय करने पड़ेंगे। ये समस्या मुझे लगता है देहरादून में आप भी और हम भी बहुत लंबे समय देख रहे हैं। आप पहले यहाँ पे बारिश हो जाया करती थी इस मौसम में, अभी बारिश नहीं हो रही है, तो ये एक बड़ी गंभीर चेतावनी है आगे आने वाले समय के लिए। जी, इस पर हर किसी को सोचना होगा जी, कि हमने शहरीकरण की दौड़ में क्या कुछ खो दिया है। मेरा तो एक नारा रहेगा, एसी लगाएं तो लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं। एसी खरीदें तो 2 पेड़ 4 पेड़ जरूर लगा दें, ये मेरा एक सुझाव रहेगा। जी, बहुत अच्छा सुझाव आपका है, और हमें उम्मीद है कि हम सभी इस ओर चिंतित होंगे कि हमने पर्यावरण को क्या दिया है। जी, हमने उसका दोहन तो किया है, लेकिन हम कुछ दे नहीं पाए, तभी ये जो इम्बैलेंस हुआ है, असंतुलन हुआ है, और उसके परिणाम हम भोग रहे हैं। डॉक्टर एस के झा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, लू लगना क्या है,
इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं घरेलू स्तर पर, और यदि जल्दी आराम ना मिले तो हमें किसी योग्य चिकित्सक को दिखाना होगा, आपने बताया, और किन बातों से हम बचाव कर सकते हैं, खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों और ऐसे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। आप आए, आपने हमारे कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।